आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजर अंबानी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। गठबंधन बन रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के बहस चल रही है कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से चुनाव माहौल आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ किसानों ने जो एक तरह से ऐलान किया हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में इस वक्त काबिज है, उसे हराने का उन्होंने ऐलान कर रखा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसकी भरपाई को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन विकास की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के तमाम पहलुओं को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त स्थिति क्या है, किस तरह से तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं, किसका क्या कुछ गठबंधन होगा, किससे किसका जो है टाई अप होगा और नुकसान कहां कहां हो सकता है, और क्या कुछ लेकर के आम जो लोग हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। तमाम तरह के पहलू हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश से बड़े नेता मोहम्मद अदीब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, यानी 2022 का जो चुनाव होना है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपसे नेट सेल में समझा जाए, उसे आप कैसे देख रहे हैं, किस करवट बैठता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तान की सियासत अब सिर्फ तासुब मजहब के नाम पर हो रही है और अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका कहीं जिक्र नहीं है और उसी के नाम पर सियासत हो रही है। ये ओवैसी साहब के आने के बाद अब बीजेपी को वो सामान मिल गया है जिसकी उनको कोई ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कोई जीते या कोई हारे, मुल्क तो तबाही की उस कगार पर खड़ा है जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है और जो हालात हैं इस पर कोई गुफ्तगू होती नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो उसको नशा चढ़ गया है तासुब का, हिंदू मुसलमान के झगड़ों का, उनके एक दूसरे को गिराने का। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस पूरी दौड़ में जो 20-25% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो किसी पार्टी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वोट सबको चाहिए हमारा, लेकिन हमारे दर्द को, हमारी तकालीफ को में वो हिस्सेदार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वोट हमारे हाथ से चला जाए। इसीलिए कांग्रेस ने हमको छोड़ दिया, इसीलिए मुलायम सिंह की जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने छोड़ दिया। यानी ब्राह्मणों की बात हो रही है। आप सोचिए कि मेरा अपना ख्याल है, तजिया है, मुझे नहीं मालूम सेंसस कैसे बनता है, लेकिन 50 गांव चले जाइए, आपको कहीं 1-2 गांव ब्राह्मणों को मिलेंगे, नहीं तो हर गांव में 2-1 ब्राह्मण घर होते हैं। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जहाँ मुसलमान न हो, और कितने गांव के गांव मुसलमानों के भरे पड़े हैं। कहते हैं आप 13% हैं और ब्राह्मण 12% है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन और जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार बिल्कुल, उनका अपने कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस वक्त जो तकलीफ बात है मेरे ऐसे लोगों के लिए कि हम हर पार्टी को मेरा वोट चाहिए, लेकिन हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। ये सिलसिला 2014 के बाद शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि जब यूपी का इलेक्शन हुआ तो आप अंदाजा करें कि मुलायम सिंह की पार्टी के बानियों में से आजम खान हुआ करते थे। उनको हेलीकॉप्टर दिया जाता था कि अपनी कम्युनिटी में जाओ और मुस्लिम वोट लाओ, और ये कहा जाता था कि ये
टॉप के 2-3 बड़े लीडरों में से हैं, यानी एक बेनी प्रसाद वर्मा, वो कुर्मी कम्युनिटी को लीड करते थे, और आजम खान को कहा जाता था कि मुस्लिम लीडर। पिछले इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से छोड़िए साइकिल तक उनको लीडी का घर बैठे रहा, तो ऐसा ना हो कि कहीं पोलराइजेशन हुआ, वो किनारे हो गए। आज अगर आप तजिया कीजिए कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ा लीडर मौलाना आज़ाद के बाद आया, जो पार्टी में इन्वॉल्व था, अहमद पटेल। कोई बता सकता है मुझे कि अहमद पटेल का ऑफिशियल कंडोलेंस कांग्रेस पार्टी में हुआ? तो मेरे में तो नहीं। तो यानी कोई जिक्र आप मुसलमान का न कीजिए, ये खौफ में पड़ गए। यानी ये सारी की सारी पार्टियां बीजेपी के इस जाल में फंस चुकी है कि आप मुसलमान का नाम लेंगे तो आप मुस्लिम अपीजमेंट में आ जाएंगे। और मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ कि मुसलमान की वजह से जो वोट लिया जा रहा है वो मुसलमान दे ही सके। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो इस मुल्क का एक हिस्सा नहीं रहा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो भी इस चीज को शायद मानते हुए नजर आ रहे थे कि वो अपीजमेंट करते थे। यही वजह है कि आज इससे बचते हुए नजर आए। अगर अपीजमेंट करते थे तो स्ट्रक्चरल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम दलितों से पीछे हैं। तो ये कौन सा अपीजमेंट था कि हम दुनिया हिंदुस्तान की सबसे नीची सतह पर हमारी कौम है? ये अपीजमेंट है? ये अपीजमेंट है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे कम हम हैं? ये अपीजमेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की सोच और फिक्र है जिससे ये डर गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे का शिकार है ये तमाम राजनीतिक दल। यही वजह है कि मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर किया जाता है, बल्कि उनको स्टेज पे बिठाने को तैयार नहीं है। आप दर्शियों मीटिंगें देख लीजिए जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहाँ कोई मुसलमान लीडर को स्टेज पे नहीं लाते हैं। तो जब ऐसी डरी हुई खौफजदा कौमें पार्टियां हैं, तो मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि तुम क्यों अपने को उसमें डाल रहे? तो मैंने तो एक बार कहा भी था कि एक बार ये कोशिश करके देखो कि भाई हम इलेक्शन से हट जाते हैं, तुम तय करो ये मुल्क हिंदू मुसलमान पे चलेगा या हिंदुस्तान के मुद्दों पे चलेगा, बेरोजगारी पे होगा, नौकरी पे होगा, लोगों को जिस तरह से गरानी हुई है, लोगों को खाना पीना दुश्वार है, बच्चे बेरोजगार हैं, इस पे इलेक्शन करा हम हट जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मुसलमान को एक जुनून है, एक शौक है। मैं जानता हूँ कि किसी पार्टी में आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ मुसलमान की कोई हैसियत हो, और ये धीरे धीरे हुआ, इसमें सब शामिल है। आपने पिछले 15-20 साल से ये बात देखी होगी कि मुसलमान के लिए एक पोस्ट फिक्स थी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, कि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हो जाएंगे। मुसलमान इस पर भी खुश था। मैंने एक बार हैदराबाद में कहा था, माइनॉरिटी मिनिस्टर बने थे कांग्रेस के, मैंने कहा कि आप जश्न मना रहे हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, कुछ दिन के बाद आप नमाज के मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ दिन के बाद आप रोजे के मंत्री होंगे, आप खुश होंगे। तो ये मुसलमान की कम अकली की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। यानी राजभर चंद जिले का लीडर है, सब भाग रहे हैं उसके पीछे। वो क्या कहते हैं, आपके जो मल्लाह कम्युनिटी है उसके पीछे भाग रहे हैं, पटेल कम्युनिटी के पीछे भाग रहे हैं, सबके सब कि भाई ये वोट ले लेना। मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह जी से मेरे बड़े मामलात थे और मैंने उनकी बड़ी इज्जत की है। मैं उनको जेन्युइन लीडर समझता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा था, उनके वोट मुझे मिले थे, कांग्रेस के वोट मुझे मिले थे और मैं इंडिपेंडेंट MP बना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कल्याण सिंह के पैर छुए, मैंने मुखालफत करी। उन्होंने बैठ के मुझे, क्योंकि वो डेमोक्रेट हैं और समझदार आदमी है, मुझे बैठ के बोले कि मुझसे क्यों खफा? मैंने कहा मैं आपसे खफा नहीं, मैं दुखी हूँ। कहने लगे भाई देखो 6% वोट के वो मालिक हैं, और मैंने कहा 20% वोट के आपने दिल तोड़ दिया। जो मुसलमान आपको दिलो जान से चाहता था उसको छोड़ दिया। कहा कि मुखालफत क्या है तुम्हारी? मैंने कहा जब मैं कल्याण सिंह को देखता हूँ तो मुझे बाबरी मस्जिद की गुंबद पे कारसेवक दिखाई पड़ते हैं, और बाबरी मस्जिद के बाद मेरा नौजवान
आतंकवादी कहलाने लगा। इससे पहले उसके ऊपर ये टैग कभी नहीं लगा था, और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ गलती हो गई। लेकिन मुश्किल ये है कि हम कह भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो लीडरशिप आई है मौजूदा, इस लीडरशिप को बड़ा शौक है कि हम किसी सूरत से हिंदू पार्टी कहलाएं। तो जो 14 कैरेट का हिंदू आप बेचेंगे, तो वहां तो 20 कैरेट और 22 कैरेट का हिंदुत्व बिक रहा है। वोट उसको जाएगा या आपके पास जाएगा, ये बात इनकी समझ में नहीं आती। देखिए, मुसलमान ने कभी किसी का एहसान नहीं रखा है। मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद के मसले पर अपना कंधा दिया था हमको। नतीजे के तौर पर मुसलमानों ने दिल और जान से बगैर किसी खौफ के उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, मुसलमानों के दिलों की आवाज बने। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि यही जो मुल्ला मुलायम सिंह कहलाया करते थे, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, बिल्कुल उसकी परवाह नहीं की। लेकिन आज का लीडर जो है, मुझसे कहा गया, मुझे एक दोस्त ने बताया कि हमारी अलीगढ़ की एसोसिएशन हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर जिले हर जगह मौजूद है। हमें याद है जब हम अलीगढ़ में थे और वहाँ के यूनियन के लीडर थे, तो यहाँ सेंट्रल के मिनिस्टर बाकायदा गाड़ी भेज के बुलवाते थे और पूछते थे कि तुम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे बताओ। हम महसूस करते थे कि हम इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क के अंदर एक हिस्सा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग था, उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग को हमारा हटा दिया गया। हम खुद अपने ही मुल्क में अजनबी हो गए, बेगाने से। हमारा कोई पूछने वाला नहीं। तो हम तो ये समझते हैं कि मुस्लिम जो दानिश्वर हैं, उन दानिश्वरों को बैठ के सोचना चाहिए कि आगे वाली नस्लों का कोई हश्र होगा। क्योंकि अभी ये हालत है कि हमारे बच्चों को, हमारे मुसलमान नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के लिंच किया जाता है। घर में घुस के कहा जाता है तुम कौन सा खाना खाते हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है, कोई नहीं जाती है आपके पास। आप बेसहारा है, आपका कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, इलेक्शन के वक्त आपको वोट चाहिए, हम बड़े जोश और खरोश से कहते हैं कि इसको वोट देंगे। ये इसकी कमी असली ये हुई कि बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों में ये तबका पैदा हुआ और ये सोच पैदा हुई कि भाई जो बीजेपी को हरा ले हम उसके साथ जाएंगे। ये प्लस पॉइंट होना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन उनका भाई ये तो अब मजबूर हो गए, ये कहाँ जाएंगे। बीजेपी खड़ी है, प्रति और कांग्रेस ने हमें छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी पार्टियां आई, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो अब मजबूर है। मायावती ने कहा तो मजबूर है, इनको टिकट दे दो, तो ये जीत के आ जाएंगे, हमारे गुलाम रहेंगे। मुलायम सिंह की पार्टी में भी यही हुआ। मुजफ्फरनगर के फसाद में आपको मालूम है 50 से ऊपर मुस्लिम एमपी के मिले थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। और अखिलेश यादव की ने ये समझ लिया था कि कहाँ जाएंगे। आज भी यही पोजीशन है। मेरा ये कहना है कि अगर आप इस रिजीम को हटा सकते हैं तो आपको 40% से ऊपर वोट लाने। जब अहमियत जो जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इग्नोर किया, और जब ये अहमियत दे नहीं रहे हैं तो फिर आप आखिर मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मुकाबले का सवाल ही नहीं है। जब हमारी कोई हैसियत नहीं है तो हमको इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत क्या? एक तजुर्बा करके देख लीजिए, बड़े तजुर्बे किए आपने। यानी आप मानते हैं कि बाइकआउट करना चाहिए? हम कहते ही हैं कि आप कह दीजिए या तो हम बराबर की हिस्सेदारी करेंगे और आप अपना खौफ वगैरह निकालिए। हमें अगर आप पोजीशन देते हैं तो हम अपने वोट को ट्रांसफर करेंगे आप, और आपकी अपनी सलाहियत है कि आप दूसरी कम्युनिटी के वोट लें। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के वोट हासिल करने के लिए आप मुसलमानों को छोड़ना चाहते हैं तो हम उसमें हिस्सेदार नहीं होना चाहते। मैं अपने मुसलमान दानिशवरों से ये कहता हूँ बार बार कि तुम जिस पार्टी में भी हो, प्रेशराइज करो कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाओ, और वो फ्रंट ऐसा हो जो जो एक आइडियोलॉजी पे काम करे। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो मुसलमान जो है अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? नहीं, ये तो अच्छी बात है। हर पार्टी में रहिए, आप कांग्रेस में रहते हैं,
لیکن اس پارٹی میں اگر آپ کی حیثیت ہے اور آپ حصے دار ہیں تو رہیے. یہ غلام بن کے جو رہنا ہے یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے نا دلت کہ ہمیں حق دو, دوسری ذات کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں حق دو, ہمارا حصہ دو. یہ اکیلی قوم ہے, اپنا آپ ایم ایل اے بن جائیں گے تو کیا کر لیں گے بھائی. جس طریقے کا نظام اس وقت ہے اور وہ نظام یہ ہے کہ ہم اس ملک میں حکومت کریں گے مسلمانوں کو گالی دے کر, تکلیف دے کر. اس طرح کے بیان آتے ہیں دنیا بھر میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کی 50-60 یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے 3 دن تک ویبنار کیا اور بتایا کہ ہندوستان کس رخ پہ چل پڑا ہے, ہماری بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. اس کو سڑکوں کے نام بدلنے میں شوق آ رہا ہے, اس کو شہروں کے نام بدل رہا ہے, اس کو ایک نفرت ہو گئی, نئی کہانی لکھ رہا ہے. اس نے نہرو کو یہاں کے کیلنڈر سے, یہاں کے وجود سے نکال دیا. بہت سب خاموش ہیں. تو جس کے اوپر ہمارا تکیہ تھا گاندھی اور نہرو کی وجہ سے اور مولانا آزاد کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں نے جینا کو ٹھکرایا. ہم جیسے ہی ملک آزاد ہوا ہمارے گاندھی کو سے چھین لیا گیا, اور جس نے مارا اس کے بھکت پیدا ہو گئے, اس کے مندر بننے لگے. نہرو جس نے اس ملک کو جمہوریت کا سبق دیا تھا, جس نے اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کیا تھا, اس کا نام غائب ہو گیا. اب ہمارا پوچھنے والا کون؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس پہ بہت ڈبیٹ ہونی چاہیے. اچھا, ایک چیز یہ جاننا چاہیں گے, آپ نے ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے بائیکاٹ اس وقت مجبوری بن جاتا ہے. ایسی استھتی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسی شخصیت یا کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کے موومنٹ کو آگے بڑھا سکے, جبکہ الگ الگ پارٹیوں میں سارے لوگ ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے علی گڑھ کے کچھ ساتھیوں نے ہم سے بات کری کسی مسئلے پر. جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہر گھر کی زبان, ہر گھر میں بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم irrelevant کمیونٹی ہیں, ایک اچھوٹ کمیونٹی ہے جس کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے اس ملک میں سیاسی طور پر. وہ لوگ 18 تاریخ کو یہاں دہلی آئے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر رہے, اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں یونیورسٹی کے نوجوان اپنے طلباء کی قیادت کی. میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ تمہیں یہ موقع ملا تھا, تم جس پارٹی میں رہو لیکن غلام بن کے رہنا چاہتے ہو, تمہیں حصے داری میں تم کو چھپایا جاتا اور تم سے یہ کہا جاتا تم مجبور ہو. تم یہ ثابت کرو کہ تم مجبور نہیں ہو. اکھلیش یادو کو یہ غلط فہمی ہے. اسی سلسلے میں میں نے سونیا گاندھی کو بھی خط لکھا, میں نے لالو کے یہاں بھی خط لکھا, میں نے ممتا بنرجی کے یہاں بھی خط لکھا, مختلف چھوٹی پارٹیوں سے بھی کہا کہ اگر آپ کو ملک بچانا ہے یہ وقت پارٹی کو بڑھا کرنے کا نہیں ہے, یہ وہ ملک کو بچانے کا ہے. اگر یہ لوگ اس بات پر تیار ہو جائیں اور مل کے رہیں تب تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت آپ اگر یو پی ہار گئے تو آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ ہمارے پاس بچے ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے. لیکن جس طرح کا رخ یہاں پر راجنیتک دلوں کا دیکھا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ عام آدمی پارٹی نے سیدھے طور پر کہا کہ وہ تمام کے تمام سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہارڈ کور ہندوتوا لائن پہ لاتے ہوئے اپنے کیمپین کو جو ہے ایودھیا سے شروع کرنے کی بات کی. انہوں نے کیا شروع کی تھا, یہ مایاوتی نے بھی یہی ایودھیا میں شروع کیا, اور مایاوتی بھی لے کے خوشبو کھڑی ہو گئی, یہ انتظام کر رہی. تو میں یہاں سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں آپ کو چڑھا رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, مجبوراً مجھے ووٹ دو. تو کیوں دو ووٹ؟ ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ جو کسان آندولن ہوا ہے یہ ایک پہلا موومنٹ ہوا ہے این آر سی کے شاہین باغ کی تحریک کے بعد,
یہ پہلا موومنٹ ہوا ہے جس میں مذہب کے نام پہ لڑائی نہیں ہو رہی. ارے اسی میں جا کے وقت لگا دو, ان کے ساتھ وقت لگا دو. تم اگر کام کرنا چاہتے ہو, اس ملک کو بچانا چاہتے ہو, ان کے ہاتھ پر مضبوط کرو, کیونکہ وہ مذہب کے نام پہ نہیں لڑو. وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, جس طرح سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ لڑوائیں. جس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ بغیر ان سے پوچھے منٹوں میں بل پاس ہو رہا ہے, اس میں جا کے کام کرو گا تمہیں شوق ہے کام کرنے کا. اور میں یہ 25 بار لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ صرف الیکشن لڑنا ہی سیاست نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو. آپ دیکھیے دنیا میں یہودیوں کا تسلط پوری دنیا پر ہے. کیا وہ الیکشن لڑتے ہیں؟ وہ تیار کرتے ہیں قوم. آپ کو یہ آپ کے دماغ کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو کیسے قائم کریں. یہ سیاست ہوگی. اسی لیے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ آواز اگر علی گڑھ کے نوجوانوں نے اٹھا لی, خاص طور سے ان لوگوں نے جو اپنے کسی نہ کسی وقت میں وہ انہوں نے لیڈرشپ کی. بہت سے لیڈرز ایسے بھی ہیں علی گڑھ کے یونین کے جو انتظامیہ سے بغیر کسی خوف کے لڑتے رہے. انہیں ضرورت رہی ہے. وہ ضرورت کہاں چلی گئی؟ تم اپنے استادوں سے, اپنے وائس چانسلر سے, اپنی انتظامیہ سے لڑنے کی صلاحیت اور قوت رکھتے تھے. اب تم میں اتنی کمزوری ہو گئی کہ تم آواز نہیں نکال رہے ہو. تو 18 کو یہ لوگ یہاں دہلی آ رہے ہیں, اور اگر ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے بات سے بات ملائی, مجھے ایک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ بھائی میں اکھلیش یادو سے ٹائم مانگ رہا ہوں, نہیں مل رہا. تو میں نے کہا اسی لیے نہیں مل رہا کہ وہ ان کو ضرورت نہیں تمہاری. یعنی اپنی امپورٹینس کو بڑھانے کے لیے بائیکاٹ ضروری ہے. بائیکاٹ ضروری ہے. اللہ سے یہ مل کے نہیں لڑیں گے تو آپ ان کے ساتھ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اب رہا یہ کہ اس سے زیادہ ڈیمیج کیا ہونے جا رہا ہے. اویسی پہنچ چکے ہیں. ایک بڑا مسلم طبقہ یہ غلط فہمی میں ہے کہ بھائی کوئی تو میری سن نہیں رہا ہے, تو چاہے ہارے یا جیتے ہم اپنے قوم کے ساتھ جائیں گے. یہ ڈینجرس سائن ہے کہ قوموں پہ پارٹیاں بننے لگیں. اس کا نقصان ہم مسلم لیگ بنتے دیکھ چکے ہیں. 3 نسلیں ہماری کہاں پہنچ گئی. ہم سانجی وراثت میں پیدا ہوئے تھے اور سانجی وراثت میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی کو یہ خیال ہے کہ مجبوری ہے, تو یہ غلط فہمی نہ رہے. اویسی بہت ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. مجھ سے جانے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, اویسی کے ساتھ کیوں نہیں آتے. میں نے کہا کہ بھائی اویسی کے ساتھ اس لیے نہیں آتا کہ میں نہیں چاہتا کہ مذہب کے نام پہ بنے. جس طرح سے میں بجرنگ دل اور دوسری جو پارٹیاں ان کی ہیں ان کی مذہب کے نام پہ مخالفت کرتا ہوں, تو پھر میں کیسے پھان پڑوں. بھارتیہ جنتا پارٹی چاہتی بھی ہے, جی چاہتی بھی یہی. تو میری اپنی سوچ ہے, اور اگر یہ سوچ میرے ساتھیوں کی سمجھ میں آ جائے گی تو ہم سبق سکھا دیں گے. اور وہ سبق یہی ہوگا کہ ہمت کر کے یہ کہہ دیں کہ جاؤ تم اپنا جشن مناؤ. مسلمانوں نے بڑا میلہ اور جشن کا مجھے رکھا تھا, ہم ایک الیکشن نہیں لڑتے. اور یہ بات علی گڑھ والوں سے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ شخصیت نے طیب جی سے یہی کہا جب کانگریس بنی, اور طیب جی کانگریس کے پریزیڈنٹ کے حیثیت سے گئے, کہا کہ تم کانگریس جوائن کرو. ان کا مبارک ہو تم کرو, میں نہیں کروں گا. ان کا کیوں؟ ان کا سینکڑوں سال کے بعد ہماری حکومت ہم سے چھین لی گئی. اب ہم سیاست نہیں کریں گے, ایک قوم تیار کریں گے, اور وہ قوم جو ہے وہ آ کے پھر لڑائی کرے گی. تو وہی وقت آ گیا ہمارے کہ ہم کو ایک فکرمند دانشور اور مدبر کی ضرورت ہے. اور یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں. ایک گروہ تیار ہونا چاہیے, اور اس گروہ کے ساتھ مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور وہ فیصلہ علی گڑھ کے جو نوجوان لیڈرس نکلے ہیں مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں. حالانکہ آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ الیکشن میں وہ بھی نہیں بھیجے جاتے.
टिकट मिल जाएगा, तुम कहा करो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बनाटी ले लो, तुम मछली पालन ले लो, तुम दूध की डेयरी चलाओ, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं। आप पॉलिसी मेकिंग में पिछले 15 साल से नहीं है, 20 साल से आप नहीं है इसमें। तो जब ऐसी शक्ल पैदा हो जाए तो जाहिर है कि आप धीरे इस तरह के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। ये बात मैंने कांग्रेस, जब मैं एमपी था तो मैंने कांग्रेस के अंदर कहा है, पार्लियामेंट में तकलीफ की है, एंथोनी साहब ये बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आपके 210 एमपी हैं उस वक्त हाउस में, 210 कांग्रेस के एमपी। मैंने कहा कि 4 तो सिख है, 11 दलित हैं, 9 क्रिश्चियंस हैं और 1.5 मुसलमान। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मेरी आजाद परमानेंट मंत्री है और एक आधा मंत्री सलमान खुर्शीद है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो कहे क्या मतलब? मैंने कहा 10 साल पहले भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उस वक्त कॉमर्स के थे, अब मिनार्टी के जिसका छोटा सा बजट है। उसका असर ये हुआ कि उनको फिर बाद में कैबिनेट दी गई। तो जब आप रिस्क करेंगे तो आपको कुछ मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर है कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। अदीब साहब का साफ तौर पर ये मानना है कि वक्त अच्छा है और इस वक्त अगर समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ तमाम राजनीतिक दलों के साथ अगर बातचीत की जाए और मिलजुल करके उत्तर प्रदेश चुनाव में आगे बढ़ा जाए तो शायद कोई भी जो एक साख है उसको बचाया जा सकता है, वरना न देश बचेगा न संविधान बचेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो मसला है इस पे बस एक शेर है कि पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे मगर एक जनाजा है जो कौमों से उठाए मगर। ये मसला हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। और अगर ये बात चलेगी तो मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी हैसियत बढ़ेगी। कोई आ जाए, बीजेपी अगर आ जाती है, इससे ज्यादा औरदारी क्या करेगी? बिल्कुल। लेकिन तुम खुद अपने वजूद को बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे, ये दिल्ली यूपी इलेक्शन में हमको फैसला करना है। बिल्कुल, यूपी इलेक्शन में इस चीज को लेकर के फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने हमसे बातचीत की, तफसील से तमाम हालात को समझाने की कोशिश की है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय के बाद जो है विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से साख कमजोर पड़ती जा रही है, धीरे धीरे पार्टियां इग्नोर कर रही हैं, अपने आप को भी जो है जताना और अपनी साख को मजबूत करना, ये भी जो है ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक दलों को बताया जाना चाहिए ताकि वो अहमियत बाकी रह सके और उन तमाम चीजों को जो है बचाया जा सके। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह के मीडिया हाउसेज होते हैं उन्हें आपके सहयोग की जरूरत होती है। इनके पीछे किसी तरह का कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है जो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो आप जैसे लोग इस तरह के मीडिया हाउसेज को जरूर सपोर्ट करें ताकि आपकी आवाज उठती रहे, आपकी आवाज बुलंद रह सके। तो आज के बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।